नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। आज देश की बात में हम बात करेंगे देश के भावी राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति चुनाव की और एनडीए के तरफ से रामनाथ कोविंद के नाम की प्रस्ताव की। बिहार के राज्यपाल, बीजेपी के दलित नेता और आरएसएस के स्वयंसेवक कोविंद की आड़ में पीएम मोदी ने कितने शिकार किए, इस पर भी नजर डालेंगे। पार्टी के मार्गदर्शक आडवाणी जोशी को किस तरह से दी गई है राजनीतिक दक्षिणा, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही क्या आरएसएस की इच्छा के विरुद्ध जाकर पीएम मोदी ने ये लिया है फैसला, इसकी भी पड़ताल करेंगे। कैसे की गई है पूरी विपक्ष के धार को कुंद, और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ ही कैसे मची है विपक्ष में खलबली, इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे। कांग्रेस के शिकवों पर भी करेंगे बात, और फिर बात करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर उनकी देश से गैर हाजिरी पर। और इतना बड़ा फैसला देश में हो रहा था, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं, और अक्सर राहुल गांधी ऐसा करते हैं। राहुल गांधी की इस नई तरह की राजनीति पर भी हम बात करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में जगती है आस, तो राहुल की विदेश यात्रा से कैसे ये कार्यकर्ता हताश हो जाते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे एक देश एक टैक्स जीएसटी को लागू करने के लिए कैसे मध्य रात्रि को बुलाई जाएगी संसद की बैठक, और यह एक ऐतिहासिक कदम होगा, और इसके लिए क्या क्या चल रही हैं तैयारियां। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर कैसे गहराता जा रहा है संकट उसकी साख का, ये आपको दिखाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर अब सीबीआई पहुंची है, और क्या कुछ मिला है इसको भी हम आपके सामने रखेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज में गोमती तट के विकास की योजना की जांच क्यों की गई सीबीआई के हवाले, और कब्रिस्तान की 4 दीवारी पर खर्च की भी जांच होगी, तो क्या दीवारें भी अब बोलेंगी उत्तर प्रदेश में, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ में योग दिवस के लिए कैसे चल रहा है रिहर्सल, तो चलेंगे दार्जिलिंग भी, जहां लगातार 8 दिन से चल रही हिंसा थमने के फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जो अब ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय हो गया है। बात करेंगे बिहार के लखीसराय की, जहां सामूहिक बलात्कार करके एक नाबालिग की ट्रेन से उसे फेंक दिया गया, और उसके बाद जो सियासत हुई, वो सियासत किस तरह से समझा जाए उसे, ये हम आपको बताएंगे। और उधर अस्पतालों की जो हालत है भारत में, उसकी भी जांच एक तरह से करेंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने मृत बताकर माँ बाप को कैसे एक जिंदा बच्चा सौंप दिया, इस तरह की लापरवाही इतने बड़े अस्पताल में कैसे लिया जाए इसको, और कहीं ना कहीं ये बात हमें इस बात की ओर ज़रूर संकेत करती है कि अभी बहुत कुछ सुधरने को और सुधारने को बाकी है। साथ ही बात करेंगे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के एक और मामले की, जो बेहद चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की जमानत के लिए कैसे रची गई साजिश, और किस किस को दी गई है रिश्वत, ये हम आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे अमेरिका की। पीएम मोदी के दौरे से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को जो झटका मिला है, उसका भी जिक्र आपको करेंगे, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कैसे वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है कि कितनी कमियों से जूझ रही है हमारी वायुसेना, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और अब जबकि पाकिस्तान से भारत हार चुका है, तो किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं इस हार पर और पाकिस्तान की जीत पर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात इतिहास की भी होगी, और बात एक ऐसे शायर की जो अपनी कलम के आगे कुछ और नहीं सोचता था, जो मशहूर होने के लिए नहीं लिखता था, जो कुछ अच्छा लिखने के लिए लिखता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहरयार की। शहरयार का जन्मदिन है, तो उन्हें भी हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी के पिटारे से चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, ठीक वैसा ही हुआ। बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद को एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया और उनका परिचय सबके सामने रखा। कोविंद की उम्मीदवारी पर पीएम मोदी ने कहा कि वो गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे और एक अभूतपूर्व राष्ट्रपति
साबित होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद का नाम काफी चौंकाने वाला रहा है। आडवाणी, सुषमा, सुमित्रा, नजमा और नायडू के इर्द गिर्द घूमते कयासों के बीच बीजेपी ने करीब 45 मिनट तक चली संसदीय दल की बैठक में आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। राष्ट्रपति पद की रेस में कोविंद डार्क हॉर्स साबित हुए हैं। रामनाथ कोविंद के सीधेपन को इस लिहाज से भी जाना जा सकता है कि पार्टी के प्रवक्ता होते हुए भी वो कभी टीवी पर नहीं आए और न ही कभी विवादों से उनका कोई नाता रहा। राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम विपक्ष के लिए भी चौंकाने वाला रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे, इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। खबरों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने कोविंद का समर्थन करने का ऐलान किया, तो वहीं महाराष्ट्र में सहयोगी आरपीआई भी बीजेपी के फैसले के साथ खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक रामनाथ कोविंद के नाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी से बातचीत हो चुकी है। वेंकैया नायडू ने दो दावेदारों लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पहले ही इस फैसले से अवगत करा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन। रामनाथ कोविंद को जो भी जानता है वो ये जानता है कि वो एक मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के हैं। बीजेपी में रहकर उन्होंने सालों तक काम किया है। हालांकि एक साइलेंट वर्कर वो रहे, लेकिन उनका नाम कभी भी किसी तरह से विवाद में नहीं आया। अपनी सादगी और सरल व्यक्तित्व के कारण ही वो एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और यही बात आज अमित शाह ने भी सबके सामने रखी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रामनाथ कोविंद को बनाकर कहीं न कहीं बीजेपी एक नई सियासत को भी साधना चाहती है। रामनाथ कोविंद एक दलित हैं, ऐसे में बार बार इस बात को भी इंडोर्स किया गया, बार बार ये बात बताया गया कि ये एक ऐसा सम्मान है जो सबसे पिछड़ी जाति को भी दिया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल और अब एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि एक दलित चेहरे को आगे कर बीजेपी न सिर्फ दलित विरोधी होने के विपक्ष के दावों को तार-तार करना चाहती है, बल्कि उसकी नजर साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वो कानपुर के डेरापुर तहसील के गांव परौक के रहने वाले हैं। कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने करीब 16 साल तक प्रैक्टिस की। पेशे से वकील कोविंद 1994 से 2006 के बीच 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 1998 से 2002 के बीच बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। राम कोविंद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे। कोविंद ने 1990 में घाटमपुर से और 2007 में यूपी की भोगनीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने पर 8 अगस्त 2015 को रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तब से लेकर अब तक वो इस पद पर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन। उधर एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कानपुर के परौख गांव के रहने वाले हैं। उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी मिलने पर उनके गांव में भी खुशी की लहर दौड़ गई। और आप रामनाथ कोविंद का ये गांव जहां से उनका रिश्ता रहा, और जाहिर सी बात है कि जब इस गांव से किसी व्यक्ति को सबसे सर्वोच्च पद के लिए चुना जाएगा तो वहाँ के लोग भी खुश रहेंगे, और यही खुशी आज वहाँ के पूरे उनके गांव में दिखाई दी। जगह जगह उनकी
जो शिलापट्ट है वहाँ लगे हुए हैं और ये सब वो निशानियाँ हैं जो उनको इस गांव से जोड़ते हैं। उनके पड़ोसी भी इस फैसले के बाद काफ़ी खुश नजर आए। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये हमारे बड़े कानपुर के गौरव की बात है कि एक कानपुर ऐसे छोटे महानगर से एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है। अब हमें विश्वास है कि देश का सपना जो है साकार होगा। अच्छा स्वभाव था, सीधे हैं। उनके लिए खुशी है कि उनको उसके लिए चुना गया है। अभी तक तो राज्यपाल थे, अब राष्ट्रपति के लिए हुए। बहुत अच्छा और बहुत सीधे और बहुत नम्र व्यक्ति हैं। सभी का साथ, सभी का विकास, सबको लेके चलने को। लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस तिलमिलाई सी नजर आई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान एक तरफा फैसला है। अगर बीजेपी ने नाम तय कर लिया है तो फिर आम सहमति का क्या मतलब रह जाता है। आजाद ने कहा कि 22 जून को विपक्षी दलों के साथ बैठक के बाद आगे कोई फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि आज इस नाम के ऐलान के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को फोन किया और उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई कि रामनाथ कोविंद को एनडीए अपना प्रत्याशी बना रही है। लेकिन कांग्रेस इस बात से खुश नजर नहीं आई और उन्होंने कहा कि बस औपचारिकता निभाई गई, न कि हमें विश्वास में लिया गया। कांग्रेस ने बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को एक तरफा फैसला करार दिया। पार्टी ने कहा कि कोविंद सिर्फ एनडीए के उम्मीदवार हैं। 22 जून को कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष कोविंद के खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। कि जितने भी विपक्षी दल हों, नॉन एनडीए, वो सब मिलकर निर्णय लेंगे, सर्वसम्मति बनाएंगे, सर्वसम्मति से यूनानिमिटी बनाएंगे। किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा। राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास अपनी पसंद के प्रत्याशी को जिताने लायक बहुमत है। लेकिन एनडीए का कहना है कि वो सर्वसम्मत प्रत्याशी को प्राथमिकता देंगे। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की। हालांकि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत शब्द जोड़ दिया, यानी नीतीश ने यह साबित करने की कोशिश की कि उनके बयान को पार्टी की राय न माना जाए। हमारी लालू जी से भी बातचीत हुई है, मैडम सोनिया जी का भी फोन आया था। मैंने अपनी जो फीलिंग है उससे अवगत भी कराया है, लेकिन इन सब चीजों पर आगे बातचीत होगी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। कांग्रेस के बयान से साफ हो गया कि राष्ट्रपति पद के लिए अब आम सहमति का बनना तकरीबन ना के बराबर रह गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष अपना उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसे में अब सबकी नजरें विपक्ष के उम्मीदवार की ओर टिक गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के दलित चेहरे की काट के तौर पर विपक्ष पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के रूप में एक और दलित चेहरा मैदान में उतार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का प्रत्याशी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया। समझा जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू और सुषमा स्वराज के बीच से ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। लेकिन जो लोग पीएम मोदी की रणनीति को समझते हैं वे ऐसे किसी भी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज ये है कि आखिर कैसे दरकिनार की गई बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां और क्यों की गई। क्या संघ की इच्छा के विरुद्ध जाकर पीएम मोदी ने फैसला लिया है? क्या मोदी की कार्यशैली ने संघ को अंदर से चिंतित कर दिया है? देखिए ये पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में। का कोई माने मतलब नहीं है। राष्ट्रपति अभी नरेंद्र मोदी के टेट में है, अभी उनकी असरी में है, उसमें से निकलेगा तो फिर देखा जाएगा, फिर हम लोग की बैठक होगी। लालू यादव का ये पुराना बयान उनकी राजनीतिक समझ की ओर इशारा कर रहा है, तो पीएम मोदी के चौंका देने वाले फैसले लेने की आदत की ओर भी संकेत कर रहा है। रामनाथ कोविंद का चयन करना
मोदी के चमत्कार की आदत की तस्दीक करता है। लेकिन चमत्कार इससे भी बड़ा है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी संघ परिवार की पहली पसंद बताए जा रहे थे। तय मान लिया गया था कि इस बार पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को दक्षिणा देकर बुजुर्गों को सम्मान की बीजेपी और हिंदू परंपरा का सम्मान करेंगे। उसी परंपरा का जो नरेंद्र यानी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण को गुरु दक्षिणा देकर निभाई थी। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो उनके स्वभाव के वो विपरीत होता। मोदी ने जोशी आडवाणी को गुरु दक्षिणा दी, लेकिन अपने ही अंदाज में। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी को राजधर्म निभाने से रोकने वाले आडवाणी को ऐसी ही गुरु दक्षिणा मिलने की आशंका थी। मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। लेकिन संघ और बीजेपी को अपनी 6 रथ यात्राओं के जरिए 2 से 282 सांसदों तक पहुंचाने वाले आडवाणी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की आशा की जा रही थी। समझा जा रहा था कि संघ परिवार भी आडवाणी को ही राष्ट्रपति बनाने पर अड़ा हुआ है, क्योंकि वो मोदी के बढ़ते कद को लेकर चिंतित है। मोदी ने सामूहिक नेतृत्व के आदर्श पर चलने वाली बीजेपी की कायाकल्प कर 2.5 लोगों की पार्टी में बदल दिया। संघ इस बदलाव को समझ रहा है। मोदी के बाद पार्टी और संघ का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर अंदर ही अंदर चिंता भी जताई जा रही है। इस कथित मुकाबले में देखने वाली बात यही थी कि मोदी अपने मन की बात करते हैं या संघ के मन की बात रखते हैं। लेकिन मोदी ने साबित कर दिया कि व्यक्ति संस्था से बड़ा होता है। इस फैसले ने मोदी का कद पार्टी और सरकार में और बड़ा कर दिया। संघ के सामने पीएम मोदी ने अपनी पसंद का स्वयंसेवक खड़ा कर उसे लाचार बना दिया। अब देखना यह है कि संघ भी नौजवान स्वयंसेवकों को भारतीय आचार परंपरा का पाठ किस मुंह से बढ़ा सकेगा। इतिहास खुद को दोहराता नजर आ रहा है। मध्य युग में मुगलों की तवारीख की मिसाल आज के दौर में नजर आ रही है। पीएम मोदी के लिए आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ना बख्शना आज के ही दौर की राजनीति का चेहरा है। कहा जा रहा है कि हेगड़ेवार के संघ और भागवत के संघ के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगा है। लेकिन बीजेपी बोले तो मोदी का संदेश, ये संदेश दक्षिण पंथ की आदर्शवादी विचारधारा और चिंताधारा के लिए तिलांजलि साबित हो चुका है। आरएसएस में ध्वज को प्रणाम किया जाता है। संघ प्रमुख तक के नमन की परंपरा इसलिए नहीं रखी गई। लेकिन अब पीएम मोदी ने ध्वज की जगह ले ली है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या संघ मोदी के विपक्ष मुक्त भारत अभियान के लिए अपने आदर्शों की बलि चढ़ा रहा है? इसलिए राजधर्म के बजाय कौटिल्य नीति पर मोदी चल रहे हैं। संघ को अब भी भरोसा है कि उसके भावी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे पीएम मोदी को निरंकुशता की हद तक की आजादी देनी पड़ेगी। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का नाम देकर पीएम मोदी ने ऐसा तुरूप का पत्ता चल दिया है जिसका विरोध करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। साथ ही बीजेपी को दूरगामी फायदे भी इससे हासिल होंगे। उत्तर भारत से पहली बार किसी दलित को राष्ट्रपति बनाकर दलितों के बीच एक अच्छा संदेश देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो आरएसएस के सांप्रदायिकता के आरोप से मुक्त स्वयंसेवक को देश के शीर्ष पद पर बिठाकर हिंदुत्व के संकल्प को भी दोहराया गया है और यही दोहरा तीर चला है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसका जवाब अभी तक विपक्ष ढूंढ नहीं पाया है। रामनाथ कोविंद को लेकर बीजेपी और संघ समर्थक भी कयास लगाने में नाकाम रहे। पीएम मोदी ने एक तीर से बहुत शिकार कर डाले। पीएम मोदी को सीधे रिपोर्ट करने वाली सीबीआई ने खुद अदालत जाकर पार्टी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी पर बाबरी ध्वंस का मुकदमा चलाने की लड़ाई लड़ी। आडवाणी की बची खुची राजनीतिक संभावना को रामनाथ कोविंद का नाम लेकर खत्म कर दिया गया। विपक्ष ने सेक्युलर, संविधान में आस्था रखने वाले और संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वाले उम्मीदवार की शर्त रखी थी। विपक्ष को लगा था कि संघ का ऐसा कोई कार्यकर्ता शायद ही मिले जो इन तीनों शर्तों को पूरा कर सके। लेकिन रामनाथ कोविंद पर सांप्रदायिकता का आरोप नहीं है। दूसरी बात, वो संवैधानिक पद पर आसीन है और संसदीय प्रणाली में भरोसा करने वाले हैं। आमतौर पर सुर्खियों से दूर रहने वाले रामनाथ कोविंद मोदी के तब से करीब थे जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। मोदी के लिए विचारधारा से ज्यादा निजी आस्था की अहमियत है। कोविंद किसी के भी मुकाबले मोदी का साथ देते नजर आएंगे। वो ये भी जानते हैं कि संघ के बजाय पीएम मोदी ही उनको इस पद तक पहुंचाने वाले हैं। अमित शाह भी मोदी के प्रति इसी आस्था के प्रतीक हैं।
स्वयंसेवक होने की वजह से आरएसएस भी कोविंद का विरोध करने की स्थिति में नहीं। संघ के सामने आडवाणी या जोशी पर समर्थन जुटाने की अड़चन का भी हवाला दिया गया, लेकिन कोविंद के दलित होने से उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में बीजेपी को अपना जनाधार मजबूत होने की उम्मीद है। कोविंद के कोयरी जाति के होने की वजह से यूपी में तीसरी सबसे बड़ी दलित जाति के वोट बैंक को जोड़ने का मौका हासिल हुआ। दलित प्रत्याशी होने की वजह से यूपी में मायावती का जर्जर हो चुके दलित राजनीति के किले को ढहाने में कामयाबी इस हद तक मिली कि मायावती ने कोविंद के नाम का ऐलान होते ही अपने समर्थन की घोषणा कर डाली। मायावती पहली कैजुअलिटी साबित हुई। नीतीश के निजी तौर पर खुशी जताने के भी गहरे मायने हैं। कोविंद के नाम पर जितना समर्थन हासिल होता नजर आ रहा है, विपक्षी एकता में उतनी ही टूट नजर आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण तक दलित राजनीति की वजह से किसी भी पार्टी का विरोध करना बहुत मुश्किल है। अगर कांग्रेस कोविंद के विरोध में मीरा कुमार को आगे करती है तो भी विपक्ष का ही समर्थन जुटा पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिताऊ विकल्प के लिए समर्थन जुटाना ज्यादा आसान होगा। इन सब से बढ़कर देश में जोर पकड़ रहे दलित आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ संदेश जा रहा है। बीजेपी को दलित और आरक्षण विरोधी तक बताया जा रहा है। कोविंद ने बीजेपी में रहते हुए आरक्षण बचाओ मुहिम चलाई, इसलिए पीएम मोदी को कोविंद से बड़ी उम्मीदें हैं। कोविंद को प्रत्याशी बनाने से बिहार और गुजरात दोनों राज्यों में फायदा मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात ये कि पीएम मोदी अब भी चुनाव अभियान की तरफ फैसले ले रहे हैं। जाहिर है ये फैसला 2019 में आम चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लेकिन आज एक कमी बेहद खली है। आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज वे 47 बरस के हो गए हैं और पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन राहुल इन दिनों अपनी नानी से मिलने इटली गए हुए हैं। राहुल 2014 के आम चुनाव के बाद भी करीब 50 दिन की छुट्टी पर चले गए थे। देश के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत गर्म है और किसानों के आंदोलन से देश में आक्रोश है और आंदोलन का माहौल है। हर तरफ दलितों का आंदोलन भी चल रहा है। ऐसे में उनके देश में उनकी गैर हाजिरी को लेकर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और आज उनकी कमी कांग्रेस के तमाम नेताओं को विशेष सालती रही। उधर पार्टी और जनता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल सचमुच एक अनिच्छुक राजनीतिज्ञ हैं? क्या वाकई वो राजनीति में ज्यादा मन नहीं लगाते? उनके लिए ये एक हॉलीडे होमवर्क की तरह से है। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर काम करें या ना करें, लेकिन अपने नेता का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाते हैं। राहुल गांधी के इटली जाने के बाद ये सब बड़े मायूस हैं। अगर जश्न मनाए भी तो किसके लिए? जब कोई देखने वाला ही नहीं तो क्या खाक जश्न मनाए? लेकिन जश्नगी से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि जनता को क्या बताएं कि राहुल जी कहां गए। 9 जून को तो यहीं थे, जनता के लिए लाठी डंडे खाने पर आमादा थे। जहां सरकार किसानों और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को नानी याद दिलाने में जुटी है, तो वहीं राहुल गांधी को नानी याद आ जाती है। कबीरदास की तरह राजनीति की चादर उतार कर जौ के त्यों धर दीनी चदरिया, और 4 दिन बाद ही चल पड़ते हैं ननिहाल। लेकिन सियासत झीनी झीनी बीनी चदरिया नहीं, ये काजल की कोठरी है। इसमें रहना है तो बेदाग भी रहना है। लेकिन अब तो मिसालें गिनाई जा रही हैं। मंदसौर के पहले भी राहुल गांधी की लापरवाही कई बार नजर आई। आम चुनाव के बाद भी हॉलिडे मनाने परदेश गए। चुनावी हार से हताश कार्यकर्ता गांव चौपाल पर पेड़ के नीचे टेसू बहाता रहा। आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। अगर राहुल गांधी का यही हाल रहा तो कांग्रेस के हाल पर कोई रोने वाला तक नहीं मिलेगा। पीएम मोदी मन ही मन बेहद खुश हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान भर से विपक्ष को खंड खंड कर दिया। किसानों का आंदोलन भी ठंडा पड़ गया। कोविंद जैसे प्रत्याशी से दलितों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। राहुल के विदेश दौरे से कांग्रेस के हिस्से की सियासी जमीन भी तेजी से सरक रही है। कांग्रेस को अपने टीना फैक्टर यानी विकल्पहीनता से फायदा होने का गुमान रहा, लेकिन अब वो देश भर में बीजेपी भरती जा रही है। लेकिन राहुल खिलंदड़ी नौजवान की तरह सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच झूल रहे हैं। किसी कांग्रेसी ने ठीक ही कहा था कि 17 बरस की आयु में राहुल विदेश चले गए, लौटे तो 17 बरस बाद। अपने वतन की तहजीब और अदब, रीति रस्म, तौर तरीके सीखने का यही वक्त होता है। इसलिए राहुल सियासत की परंपरा को समझ नहीं पाए। और सोनिया गांधी राहुल की इस कमजोरी को, सच्चाई तो ये बताई जा रही है कि जब तक सोनिया पुत्र मोह में इतना हावी हैं कि राहुल के अलावा उन्हें कोई और नजर नहीं आ रहा। पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय अपनी अपनी नानियों के घर तलाशने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात करते हैं जीएसटी की। एक ऐतिहासिक फैसला तो आज बीजेपी ने ले लिया। अब एक और बड़ा ऐतिहासिक घोषणा होने वाली है। मोदी सरकार जीएसटी को खुद के लिए एक उपलब्धि के तौर पर देख रही है। उसे लग रहा है कि देश के
सबसे बड़े आर्थिक सुधार का तमगा उसकी सरकार को मिला है। ऐसे में सरकार इसे लेकर काफी उत्साहित है और इसे अभूतपूर्व बनाना चाहती है। मोदी सरकार किसी भी कीमत पर 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू करना चाहती है और इतना ही नहीं, उसे लागू करने की तैयारियों को भी उसने भव्य रूप में मनाने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक 30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय कक्ष से देश में जीएसटी लागू करने की घोषणा की जाएगी और इस तरह से हमारी और आपकी पीढ़ी भी उस ऐतिहासिक क्षण का एक साक्षी बन पाएगी। इसके पहले आधी रात को संसद तब बैठी थी जब भारत आज़ाद हुआ था और कुछ उसी तर्ज पर अब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ये चाह रहे हैं कि जीएसटी, जिसे कर आज़ादी के रूप में देखा जा रहा है, कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है, उसे भी उतना ही ऐतिहासिक बनाया जाए। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जीएसटी के लिए अभी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, लेकिन सरकार इन सबको दरकिनार करके अपने इस फैसले को ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। of India's freedom for many years. Today I address you for the first time. 15 अगस्त 1947 देश की आजादी का जश्न मना। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने की तैयारी है, लेकिन इस बार ये मौका देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार का जश्न मनाने का होगा। जी हां, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को मिली आजादी के जश्न के लिए आयोजित समारोह ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य के साक्षात्कार की तरह ही नरेंद्र मोदी सरकार 1 जुलाई को जीएसटी का शुभारंभ संसद के केंद्रीय कक्ष से करने की योजना बना रही है। सभी राज्यों ने आजादी के बाद कर सुधार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी पहल के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित की। खबरों के मुताबिक जीएसटी के मेगा लॉन्च की योजना है, जिसमें सारा ध्यान टैक्स की कम दरों और कई करों की जटिलता से मुक्ति के जरिए उपभोक्ताओं को लाभ देना सुनिश्चित करने पर है। जीएसटी में सेंट्रल एक्साइज और वैट से लेकर सर्विस टैक्स और एंटी टैक्स तक कई करों को मिला दिया गया है। जीएसटी की लॉन्चिंग के लिए संसद भवन में 30 जून की आधी रात को भव्य कार्यक्रम होगा। आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुई में 12 बजेंगे, जीएसटी लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के नेता भी होंगे। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जीएसटी को लॉन्च कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इसके लिए बेहद खास तैयारियां अभी तक की जा रही हैं और देश में इनडायरेक्ट टैक्स की नई प्रणाली जीएसटी 1 जुलाई से लागू होनी तय हो गई है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी ढूंढ लिया गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अमिताभ जल्द ही सभी प्रचार माध्यमों पर जीएसटी का प्रचार करते नजर आएंगे। उनके साथ 40 सेकंड की एक विज्ञापन फिल्म पहले ही शूट कर ली गई है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्रालय ने इस 40 सेकंड के वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा है कि जीएसटी एक पहल एकीकृत बाजार बनाने के लिए है। वित्त मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। जीएसटी, ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है देश के बाजार को एक सूत्र में बांधने। जीएसटी, एक राष्ट्र एक टैक्स। जीएसटी की ब्रांड एम्बेसडर थी। अब देश के आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए जा रहे सबसे बड़े कदम जीएसटी के लिए सीबीईसी ने बिग अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। इससे पहले भी बिग बी सरकार के कई योजनाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर उन्हें अपने लिए भाग्यशाली समझते हैं, इसीलिए उन्होंने गुजरात का जो प्रचार था वो भी ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने अमिताभ बच्चन को बनाया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे और इसके बाद जितनी भी सरकारी बड़ी घोषणाएं हुई हैं उन सब का प्रचार अमिताभ बच्चन से, ज़्यादातर का प्रचार अमिताभ बच्चन से ही कराया गया है। और इसी तरह से अब जीएसटी जो कि एक ऐतिहासिक घोषणा होने वाली है सरकार की, उसका भी प्रचार सरकार ये चाहती थी कि बिग बी ही करे और जिसे कहा जाता है कि लकी मस्कट साबित होते रहे हैं बिग बी सरकार के लिए और इसी परंपरा को एक बार फिर से निभाया गया है। बहरहाल अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और जब प्रचार की बात हो रही है, तैयारियों की बात हो रही है, तो हम 21 जून को कैसे भूल सकते हैं। 21 जून
योगा दिवस और इसको मनाने के लिए इस दिन आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में हजारों लोगों के साथ योग करने वाले हैं। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। योग दिवस से ठीक पहले लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। गौरतलब है कि आमतौर पर फुल ड्रेस रिहर्सल में भी तमाम सुरक्षा चाक चौबंद रखने की जो तैयारियां होती हैं उसकी तो रिहर्सल होती है, लेकिन उसमें जो लोग शिरकत करते हैं उन्हें उस रिहर्सल के लिए नहीं बुलाया जाता। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस रिहर्सल का निरीक्षण किया और इसमें हिस्सा भी लिया और ठीक वैसे ही हिस्सा लिया जैसे 21 जून को बैठेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों का भी जायजा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लखनऊ में तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यपाल राम नाईक और सीएम आदित्यनाथ योगी की मौजूदगी में रमाबाई अंबेडकर मैदान में योग दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हजारों लोग योगासन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल का जायजा लिया। उनके साथ प्रदेश के गवर्नर राम नाईक भी थे। रमाबाई रैली स्थल पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही आदित्यनाथ योगी और गवर्नर राम नाईक ने फुल ड्रेस रिहर्सल भी देखी। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर यूपी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो तैयारियां जो खास तौर पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर के की गई है। यहाँ पर रमाबाई मैदान है ये, जहां पर माना ये जा रहा है कि 51,000 से ज्यादा लोग 21 जून को पीएम मोदी के साथ यहाँ पर योगाभ्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। योग स्थल की सुरक्षा में 26 एसपी, 51 एएसपी, 137 सीओ की तैनाती की गई। इसके अलावा 224 इंस्पेक्टर, 992 एसआई और 163 महिला एसआई भी तैनात होंगी। सुरक्षा के मद्देनजर 25 कंपनी पीएसयू, इसके साथ ही एटीएस की 2 टीमें भी तैनात रहेंगी। बारिश की संभावना को देखते हुए भी इससे बचाव का इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम स्थल के पास नो फ्लाइंग जोन रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर पूर्व की अखिलेश सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। दरअसल पिछली सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो मौजूदा योगी सरकार के रडार पर हैं। योजनाओं के नाम पर की गई पैसों की बंदरबाट की शिकायतों पर योगी सरकार ने पिछली सरकार के कई प्रोजेक्ट्स की जांच का फैसला ले लिया है। चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन में कथित घोटाले की जांच हो, कब्रिस्तान की 4 दीवारी से जुड़ा मामला हो या फिर गोमती रिवर फ्रंट। इसके साथ ही आधे अधूरे हाईवे भी योगी सरकार की आंखों में खटक रहे हैं। योगी सरकार ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। अखिलेश सरकार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट अब सीबीआई के रडार पर। अधिकारियों के साथ साथ पूर्व सरकार के मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही मौजूदा सरकार ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तर्ज पर वक्फ बोर्ड की जमीन में कथित घोटाले और अब कब्रिस्तान की 4 दीवारी में हुए खर्च की पूरी जांच की जाएगी। आधे अधूरे हाईवे भी योगी सरकार की आंख में खटक रहे हैं। रिवर फ्रंट मामले में भी अरबों की लूट खसोट पर सरकार ने पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। नगर विकास विभाग मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर जिम्मेदार अधिकारियों की संलिप्तता तय की जाएगी। नंबर 1, पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। नंबर 2, ये भी इस कमेटी को जॉब असाइन किया गया था कि उस योजना का आगे स्वरूप क्या होगा। तो मैंने उसमें कहा है कि न्यूनतम खर्चे पर अधिकतम उपयोगी बनाया जाए और उसको पूरा किया जाए, क्योंकि उसमें काफी पैसा खर्च हुआ। गोमती रिवर फ्रंट समेत तमाम योजनाओं के घेरे में ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ पूर्व सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ साथ जांच के नाम पर टाइम पास करने का आरोप लगा रहा है। 2 चीजें होती हैं, या तो सरकार के पास काम होता है और नहीं तो भटकाने के लिए इस तरह की जांच इंक्वायरी होती है। इस सरकार के पास ना ही पॉलिटिकल विजन है और ना ही काम करने की कोई ऐसी क्षमता है जिससे वो बड़ी लाइन खींच करके बताने की कोशिश करें कि सरकार एक सरकार से कितना अच्छा काम कर सकती है। अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में
अनियमितता के आरोप और उन पर चल रही सीबीआई जांच पिछली सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रही है। सवाल है कि रिवर फ्रंट में जब काम ही कुल 60% हुआ तो 92% बजट आखिर कैसे पास कर दिया गया? क्यों समय समय पर इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती रही? इसी तरह वक्फ बोर्ड की जमीन और कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए खर्च किए गए 1200 करोड़ रुपए कहां से तर्कसंगत है? 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आधे अधूरे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाना सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था या फिर पीछे कोई स्याह सच छिपा है? अब देखना यह है कि योगी सरकार की इस छानबीन में पूर्व की अखिलेश सरकार के दामन में कितने दाग लगेंगे। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर जिन भ्रष्टाचार के आरोपों के दम पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, आज उन्हीं आरोपों के घेरे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद अब सीबीआई ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की है। सीबीआई सत्येंद्र जैन से यह पूछताछ किस मामले में कर रही है, ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन समझा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली सरकार में नियुक्तियों को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने भेजी थीं। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन पर हवाला कारोबार में लिप्त होने का भी आरोप है। आम आदमी पार्टी जहां भीतराघात और कलह से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों से उसकी राजनीतिक छवि लगातार गिरती जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी सरकार की कमजोर नब्ज साबित हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीबीआई ने उनके कार्यालय पर भी छापा मारा था। अब सीबीआई उनके घर पहुंची है। बताया जा रहा है कि ताजा मामला लोक निर्माण विभाग में 18 विशेषज्ञों की नियुक्ति में हुई धांधली को लेकर है। आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री ने पीडब्ल्यूडी में विशेषज्ञ होते हुए भी 18 लोगों को निजी तौर पर नियुक्त किया है। आरोप है कि मंत्री जैन ने 18 विशेषज्ञों की एक रचनात्मक टीम बनाई थी, जो कुछ महीने तक ही चल सकी। इस टीम पर 60 लाख से ज्यादा की राशि वेतन आदि पर खर्च की गई। कुछ वक्त पहले उपराज्यपाल ने इसे भंग कर दिया था। उन्होंने इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी सीबीआई और आयकर का दुरुपयोग करके सत्येंद्र जैन को झूठा फंसा रही है और सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का आरोप गलत है। एमसीडी चुनाव के ठीक पहले सीबीआई ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी प्राथमिकी जांच दर्ज की थी। सत्येंद्र जैन पर हवाला कारोबारियों के साथ सीधे संपर्क होने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि हवाला कारोबारी फोन पर सीधे जैन से बात करते थे और उनके बीच कोड वर्ड में कुछ सौदे भी हुए। तो वहीं सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारियों के जरिए 17 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में भी आयकर जांच के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि जैन की नियंत्रण वाली कंपनियों को कोलकाता स्थित जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी और राजेंद्र बंसल नाम के 3 हवाला कारोबारियों की 56 शेल कंपनियों से 16.39 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा जैन मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। गोरखालैंड जन मुक्ति मोर्चा द्वारा बुलाया गया बंद लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से दार्जिलिंग और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान जीजेएम और पुलिस के बीच कई हिंसक झड़पें भी हुई हैं। बंद के 8वें दिन गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने दार्जिलिंग में अपनी मांगों के समर्थन में विरोध मार्च निकाला। जीजेएम के बुलाए गए बंद का असर पूरे दार्जिलिंग में साफ दिखाई दे रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात इस पहाड़ी क्षेत्र में सिर्फ तनाव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी का वो पहाड़ में इतना अशांत कर रहा है ना, हम लोग को शांति चाहिए, हम लोग को सिर्फ गोरखालैंड चाहिए। इसके विरोध में हम ये रैली कर रहे हैं। दार्जिलिंग में हिंसा की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी मामले में दखल दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीदरलैंड के दौरे पर रवाना हो गई। यात्रा पर जाने से पहले ममता ने कहा कि सरकार दार्जिलिंग के हालात पर नजर बनाए हुए है। 22 जून को सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। विवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बंगाली भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किए जाने के विरोध से हुई, लेकिन जल्दी ही इस विरोध में पृथक गोरखालैंड की मांग भी शामिल हो गई। जीजेएम ने 12 जून से दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद बुला रखा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी सरकार लगातार स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें।
राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा। इस रिपोर्ट कार्ड में सभी मंत्रियों को उनके विभाग की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा देना होगा। रिपोर्ट 1 महीने के भीतर जमा होगी। बैंक अकाउंट खुलवाने, 50,000 से ज्यादा रुपए जमा करवाने पर आधार देना अनिवार्य किए जाने के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को भी आधार से लिंक करने को सरकार ने अनिवार्य कर दिया। हालांकि खबर मीडिया में सुर्खी बनी तो पीआईबी ने सफाई दी और प्रकाशित लेटर को फर्जी करार दिया। पीआईबी का कहना है कि सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। विदेश जाने वाले भारतीयों को 1 जुलाई से देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर डिपार्चर कार्ड नहीं भरना होगा। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। यात्रियों को दिक्कत से बचाना इस कवायद का मकसद है। अभी विदेश जाने वाले भारतीयों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, भारत में एड्रेस, फ्लाइट नंबर के अलावा डेट ऑफ बोर्डिंग जैसी जानकारी डिपार्चर कार्ड में भरनी होती है। राजस्थान के भुसावर में बाणगंगा नदी में रेत खुदाई के दौरान चांदी की सिक्के निकालने का मामला सामने आया। ये सिक्के चांदी के बताए जा रहे हैं और काफी पुराने भी हैं। सिक्के मिलने की खबर इलाके में तेजी से फैली और आसपास के गांव से लोग बड़ी तादाद में वहां खुदाई कर सिक्कों को पाने पहुंच गए। बताया जाता है कि कुछ लोग खुदाई कर सिक्के पाने में कामयाब भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु और रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद महाराज का निधन हो गया। स्वामी आत्मस्थानंद ने लंबी बीमारी के बाद रविवार को अपनी अंतिम सांस ली। आत्मस्थानंद महाराज 99 वर्ष के थे। वो काफी लंबे समय से दक्षिण कोलकाता स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती थे और रविवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। बिहार के लखीसराय में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घर से निकली लड़की को अगवा करके अपराधियों ने गैंगरेप किया था। इसके बेहोश होने पर उसे ट्रेन में चढ़ा दिया गया। वहां भी दरिंदों ने गैंगरेप करके चलती ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया। इस हैवानियत ने दिल्ली की निर्भया कांड की याद ताजा कर दी है। बिहार के लखीसराय में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। करीब 6 दबंगों ने न सिर्फ नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया बल्कि रेप करने के बाद उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। पीड़ित लड़की का पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र के लाखोचक गांव की है। यहाँ तो इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है। हाँ। बेड मिल गया है। हाँ, बेड भी मिल गया है। खून वगैरह जो नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं वो मिल गया। अच्छा, खून में पैसा उसा भी मांगा गया? जी नहीं। हद तो तब हो गई जब इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल पहुंची। गैंगरेप पीड़ित लड़की और उसके परिजनों को दर दर भटकना पड़ा। परिजन 1 घंटे तक पीड़िता को लेकर एक से दूसरे विभाग में चक्कर लगाते रहे। फजीहत से बचने के लिए अस्पताल प्रशासन अब जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है। उसको मैट्रेस बिछा के उसका इलाज प्रारंभ कर दिया गया और जैसे ही बेड खाली हुआ बेड उसको उपलब्ध करवाया गया। बाकी प्रिंसिपल पीएमसीएच से हमने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। अगर किसी के द्वारा उसके इलाज में कोताही की गई होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष बिहार के कानून व्यवस्था के बदहाल होने का दावा कर रहा है तो एक आरोपी की गिरफ्तारी पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लूट, डकैती, बलात्कार के बाद हत्या इत्यादि जो घटनाएं हैं उसमें भयंकर रूप से वृद्धि हुई है और सरकार का भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। 30 घंटे के बाद परिजनों ने पुलिस को खबर किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इमीडिएट एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली गई है। अब मेडिकल रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर तथ्यों का अन्वेषण करके जो भी जिम्मेवार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे कि इतने साल बाद भी महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बातें होती रही है। उस पीड़िता के आंसुओं का मोल देश के सियासतदान आखिर कब समझेंगे, जिसे दरिंदों और दुर्व्यवस्था की दोहरी मार झेलनी पड़ी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दुर्व्यवस्था की यदि बात करें तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी कुछ ऐसी ही लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल में जन्मे एक नवजात जीवित बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्चे को पॉलिथीन में पैक करके मृत्यु का लेबल लगाकर सील करके परिजनों को ये कहते हुए दे दिया गया कि बच्चे की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि आज सफदरजंग अस्पताल के गायनी डिपार्टमेंट में एक महिला को ऑपरेशन करके एक बच्चा हुआ। ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद अस्पताल के एक डॉक्टर ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर पॉलिथीन में सील कर उस पर मौत का लेबल लगाकर परिजनों को दे दिया। लेकिन जब
परिजन बंद पैक में बच्चे को लेकर अपने घर बदरपुर पहुंचे तो देखा कि सील पॉलिथीन पैक में हलचल हो रही है। पॉलिथीन खोली गई तो परिजनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, उनको सौंपा था मृत कहकर, वो बच्चा इसी पॉलिथीन बैग में जिंदा था। बात क्रिकेट की कर लेते हैं। पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं। रात में मैच के बाद देश के कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया को खराब प्रदर्शन पर जमकर भला बुरा कहा। लोगों के गुस्से को देखते हुए रात में ही रांची में धोनी के घर की सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ी और लोगों का ये आरोप था कि ये मैच फिक्स था। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में पाकिस्तान के हाथों मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमी उबर नहीं पा रहे। कोई ये मानने को तैयार नहीं कि आखिर कैसे एक प्रोफेशनल टीम नौसिखिया समझे जाने वाली पाकिस्तान से इतनी बुरी तरह से हार गई। बहुतों को इसके पीछे मैच फिक्सिंग नजर आती है, तो कईयों को लगता है कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप के दबाव के चलते टीम इंडिया ने फाइनल्स के मुकाबले में दम तोड़ दिया। पैसे कमाने हैं तो अपने घर बैठो। 130 करोड़ के दिल तोड़े तुमने। टीम इंडिया ने जिस तरह महामुकाबले में पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया, उससे देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्रिकेट फैंस को समझ नहीं आ रहा कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलती आ रही टीम इंडिया के साथ आखिरकार फाइनल्स में ऐसा क्या हो गया। सवाल यह कि क्या ये महज एक हार थी या फिर इसके पीछे पैसों की चकाचौंध और कॉर्पोरेट कल्चर का प्रभाव है। जब इंडिया मुस्लिम आया, जडेजा ने बल्ला पीछे दिखाया, दुश्मनों को जिताया। जडेजा को पार कर देना चाहिए। जडेजा को पाकिस्तान की 2M दर्जे की टीम से फाइनल्स में हार जल्द पचने वाली नहीं। क्रिकेट फैंस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया फाइनल्स में यूं पत्ते की तरह ढेर हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हार का दर्द इसलिए भी कहीं ज्यादा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के हाथों मात खाई, और वो भी शर्मनाक तरीके से। सुख सुविधाओं से संपन्न और पैसों की चकाचौंध में सोते जागते इन खिलाड़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए उन हॉकी प्लेयर्स से जिन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों के सामने गुमनामे में खोने के बाद भी देश की लाज रखी और लंदन में ही हो रहे वर्ल्ड हॉकी लीग 2017 सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 7-1 से रौंद दिया। क्रिकेट ने जिस सम्मान को गंवा दिया था, राष्ट्रीय खेल हॉकी के खिलाड़ियों ने उसको वापस दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने के मामले में साजिश और घुसखोरी का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच में पाया है कि गायत्री प्रजापति को जमानत देने के मामले में 10 करोड़ रुपए तक का लेन देन हुआ था। यही नहीं, जमानत दिलाने के लिए मनपसंद जज को पॉक्सो कोर्ट में नियुक्ति कराने के लिए भी रिश्वत दी गई थी। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। खबरों के मुताबिक गायत्री प्रजापति को 10 करोड़ रुपए के एवज में जमानत दी गई थी। इस रकम में से 5 करोड़ रुपए उन 3 वकीलों को दिए गए जो मामले में मीडिएटर का रोल निभा रहे थे। बाकी के 5 करोड़ रुपए पॉक्सो जज ओपी मिश्रा और उनकी पोस्टिंग संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट में करने वाले जिला जज राजेंद्र सिंह को दिए गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि बार एसोसिएशन के 3 पदाधिकारी वकीलों ने इसके लिए जज मिश्रा की पॉक्सो कोर्ट में तैनाती के लिए सौदेबाजी की। खबरों के मुताबिक गायत्री प्रजापति को जमानत मिलने के 3-4 हफ्ते पहले मिश्रा के चैम्बर में डिस्ट्रिक्ट जज और 3 वकीलों के बीच कई बार मीटिंग भी हुई है। आखिरी मीटिंग 24 अप्रैल को हुई। इसी दिन प्रजापति ने मिश्रा की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। गायत्री की जमानत को लेकर विवाद शुरू होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट में जजों की नियुक्ति में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। पॉक्सो कोर्ट बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के मामलों की सुनवाई करती है। अपनी रिपोर्ट में जस्टिस भोसले ने कहा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओपी मिश्रा को 7 अप्रैल को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक 3 हफ्ते पहले ही पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अदालत के जज के रूप में तैनात किया गया था। गायत्री प्रजापति को 25 अप्रैल को रेप के मामले में जमानत देने वाले जज मिश्रा की नियुक्ति भी नियमों की अनदेखी करके हुई थी। जज लक्ष्मीकांत राठौर इस पद पर 18 जुलाई 2016 से बेहतरीन काम कर रहे थे।
मिश्रा की नियुक्ति करवाने वाले जिला जज राजेंद्र सिंह से पूछताछ की जा चुकी है। राजेंद्र सिंह को पदोन्नति कर हाई कोर्ट में तैनात किया जाना था, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका नाम वापस ले लिया है। गायत्री प्रजापति और 6 दूसरे लोगों के खिलाफ गैंगरेप और पीड़ित के बेटी से छेड़छाड़ के मामले में इसी साल 17 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी। महिला ने अक्टूबर 2014 से जुलाई 2016 तक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। उसके मुताबिक जब आरोपी ने उसकी बेटी को शिकार बनाने की कोशिश की तो उसने अक्टूबर 2016 में राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने गायत्री के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और गायत्री का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। 15 मार्च को लखनऊ से गायत्री की गिरफ्तारी हुई और 40 दिन बाद ही 25 अप्रैल को पॉक्सो कोर्ट के जज ओपी मिश्रा ने गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी। हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने 28 अप्रैल की रात पॉक्सो कोर्ट के जज ओम प्रकाश मिश्रा को उनके रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है कि एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की कमी है। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा है जैसे क्रिकेट टीम 11 के बजाय 7 प्लेयर से खेले। जब हम पाकिस्तान को आतंकी हमले को लेकर अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं तो सरकार को जेट्स की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचना ही चाहिए। चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमाएं कई मायनों में बेहद संवेदनशील हैं और दोनों देशों के रिश्तों पर गौर करें तो हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारतीय वायुसेना लंबे समय से फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है। खुद एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने बात मानी। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा है जैसे क्रिकेट टीम 11 के बजाय 7 खिलाड़ियों के साथ खेले। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जब हम पाकिस्तान के आतंकी हमले को लेकर अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं तो सरकार को फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा कि एयरफोर्स के पास हर तरह की क्षमता है। अगर हमें 2 मोर्चों यानी चीन पाकिस्तान पर लड़ना है तो हमारे पास कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी क्षमता में इजाफा होगा तब हम आसमान में दुश्मन से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। भारतीय एयरफोर्स के पास फिलहाल 33 स्क्वाड्रन बची हैं, जबकि जरूरत कम से कम 42 की है। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने पर भारत की ताकत 35 स्क्वाड्रन होगी। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर प्लेन होते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 33 में से 11 स्क्वाड्रन में MiG-21 और MiG-27 फाइटर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस कमी को समझते हैं और इसीलिए 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। 26 जून को उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी, लेकिन इस दौरे से पहले ही भारत ने अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नीति के बावजूद लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाने के लिए समझौते पर दस्तखत कर लिए हैं और टाटा ग्रुप से साथ ये समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की नीति पर प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया भारी पड़ गया। अमेरिका की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर F-16 लड़ाकू विमान भारत में बनाने के समझौते पर दस्तखत किए। ये डील इस लिहाज से अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत वहां की कंपनियों को वहीं निवेश बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि अमेरिकियों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा नए मौके बन सके। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी अपने महत्वाकांक्षी अभियान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश और उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। भारत काफी समय से रक्षा से जुड़े उपकरणों की डील्स के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा था। भारतीय एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े को जल्द बदलना चाहता है। अभी भारत के पास पुराने हो चुके सोवियत जमाने के लड़ाकू विमान हैं। मोदी सरकार की नीति के अनुसार किसी भी विदेशी कंपनी को भारतीय कंपनी के साथ मिलकर भारत में विमानों का उत्पादन करना होगा, जिससे देश में उत्पादन बढ़े और आयात पर होने वाले भारी खर्चे को कम किया जा सके। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के अलावा स्वीडन की कंपनी साब भी भारतीय एयरफोर्स को ग्रिप्टन फाइटर प्लेन्स बेचना चाहती है। साब भी भारत में विमानों का उत्पादन करने के लिए राजी है। हालांकि कंपनी ने अभी भारतीय पार्टनर का नाम सार्वजनिक नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नॉर्थ लंदन के फिंसबरी पार्क मस्जिद के पास एक गाड़ी ने नमाजियों को टक्कर मार दी है। इस टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी हो गए हैं। यह हादसा लंदन के 7 सिस्टर रोड के पास हुआ। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई वो सफ़ेद रंग की वैन थी। इस घटना के बाद सभी इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया गया है। वैन के ड्राइवर को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पकड़े और इसे तब तक पकड़े रखा जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। इससे पहले 4 जून को लंदन ब्रिज पर पैदल चल रहे लोगों पर एक शख्स ने वैन चढ़ा दी थी। 2 अन्य इलाकों में भी हमले किए गए। पुलिस ने इन्हें आतंकी हमला ही करार दिया है। और अब बात आज के इतिहास की। जून 1269 में फ्रांस के राजा लुई ने सभी यहूदियों को शर्म का बिल्ला पहनने का फरमान जारी किया था और 19 जून 1716 में मुगलों द्वारा बंदी बना लिए जाने के बाद सिखों के पहले जनरल माने जाने वाले बंदा बहादुर का प्रताड़ना गृह में निधन हुआ था। उन्होंने मुगलों के अजेय होने के गुरूर को तोड़ा था और 19 जून 1947 में मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रश्दी का जन्म हुआ और 19 जून 1945 में कई साल कैद और घर में नजरबंद रहने के बावजूद दुनिया में आज़ादी का प्रतीक बनकर उभरी आंग सान सू की का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज शायरी के शहजादे कुंवर अखलाक मोहम्मद खान उर्फ शहरयार का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 1936 में जन्मे शहरयार उर्दू में एमए करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के ही व्याख्याता बने और विभागाध्यक्ष भी रहे। 1996 में यहीं से वो सेवानिवृत्त हुए। शायरी के इस शहजादे को फिल्मी दुनिया में पहचान मिली फिल्म गमन के लिखे नगमों से और शोहरत मिली 1981 में आई फिल्म उमराव जान से। शहरयार की शायरी के संकलन इसमें आजम, सातवां दौर और हिज्र का मौसम ने 60 के दशक में उन्हें एक अजीम शायर के तौर पर पहचान दे दी। लेकिन 1987 में ख्वाब के दर बंद है नाम के संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2008 में उनकी उर्दू हिंदी अदब की देन के लिए उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया। शहरयार फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी और कुतुल हैदर के बाद चौथे शायर थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया। शहरयार के सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है गजल आज भी साहित्य प्रेमियों और सिने प्रेमियों दोनों के दिलों में कसक पैदा कर देती है। दिल चीज़ क्या है आप मेरी ये जान लीजिए और इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं किसे याद नहीं होगा। पर शहरयार की जो शायरी थी वो समाज, मोहब्बत और सच्चाई से जुड़ी हुई शायरी थी और शहरयार हमेशा कहा करते थे कि वो शोहरत के लिए नहीं लिखते, दिल के सुकून के लिए लिखते हैं। और इसी दिल के सुकून के साथ आज मैं आपको छोड़ जाती हूँ। शहरयार की कुछ खूबसूरत शायरी का आप आनंद उठाइए और देश की बात में आज बस इतना ही। देखते रहिए एपीएन, जहां खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।